Good afternoon, everyone. How are you guys? Good afternoon, ma'am. Exactly. Okay. ठीक है मैम. सभी के घर में सब कुछ ठीक है? कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो आप लोगों को स्क्रीन में हो दिख रही होगी भी? हम लोग पैराग्राफ Yes, ma'am. पढ़ रहे थे, तो हम लोग पैराग्राफ राइटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। क्या क्या पार्ट्स रहते हैं ये पैराग्राफ के, जो हमने शॉर्ट नोट में पढ़ लिया था इन वन पेज डॉक्यूमेंट। हमने वो डिफाइन कर दिया था कि व्हाट आर ऑल दी content we should be focusing on while writing any paragraph. So in detail, if we have to understand what is paragraph and what is paragraph writing and all that, so वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. So firstly we should understand what is a paragraph. बेसिकली पैराग्राफ इज सीरीज ऑफ सेंटेंसेस. देखिए सीरीज क्या होता है, एक के बाद एक कोई चीज हुई, पहले अभी एक चीज हुआ, फिर उसके बाद एक सेम टाइप ऑफ चीज कुछ और हो रही है, फिर एक बार और, जैसे कि मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो उसको सीरीज बोलते हैं. एक उस पर्टिकुलर सीरीज का नाम दे देते हैं. तो एक के बाद एक मैचेस हो रहे हैं, एंड देन एंड ऑफ द टाइम या लास्ट के बाद विनर इज डिक्लेयर्ड. सो इन द सेम फैशन पैराग्राफ इज आल्सो सीरीज ऑफ सेंटेंसेस. एक के बाद एक सेंटेंसेस आते जा रहे हैं, एक सेंटेंस ओवर होगा, फुल स्टॉप आएगा, तो दूसरा, सॉरी स्क्रीन तो दिख रही है ना, ओके, दूसरा पैराग्राफ और दूसरा सेंटेंस नेक्स्ट राइट आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस विल स्टार्ट. फुल स्टॉप होगा, नेक्स्ट सेंटेंस, फिर फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट सेंटेंस विल कम. So paragraph is a series of sentences that are organized and coherent. मतलब in an organized manner. ऐसा नहीं है कि मतलब जो सेंटेंस हमको फर्स्ट में लिखना चाहिए वो हम लास्ट में लिख रहे हैं, जो लास्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंक्लूजन हमने फर्स्ट पे लिख दिया. सो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. सो फिर वो कंप्लीट पैराग्राफ या जो सेट ऑफ रूल्स है पैराग्राफ राइटिंग के वो फॉलो नहीं हुआ, तो वो एक पैराग्राफ नहीं हुआ, पैराग्राफ राइटिंग नहीं हुआ. सो बेसिकली पैराग्राफ कब हम उसको बोलेंगे, व्हेन इट इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस वी आर यूजिंग एंड दोज ऑल सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर यूज्ड एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम with the right content and that all are related to a single topic. ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक से बाहर का भी कोई सेंटेंस हमने डाल दिया, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही होगा. उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा या समहाउ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट उससे रिलेटेड जरूर होना चाहिए. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraph. मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट है किसी चीज के बारे में बताने के लिए जो कि हम एक सेंटेंस में नहीं बता पाते, वहां पर हम पैराग्राफ का यूज करते हैं. समझ आए? पैराग्राफ हम राइट करते क्यों है कि हम किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम एक सेंटेंस में नहीं बता पा रहे और हमें हेल्प लेनी पड़ती है एक से ज्यादा सेंटेंसेस के लिए. वहां पर हम सीरीज ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं एक के बाद एक, और वो सारे सेंटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उस एक टॉपिक के लिए जिसके बारे में हम बता रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और तब वो पैराग्राफ बनता है. ठीक है. पैराग्राफ्स शो अ रीडर where the subdivisions of an essay begin and end, and thus help the reader see the organization of the essay and grasp its movement. Basically किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी मेन पॉइंट्स अगर हम बता रहे हैं या उससे रिलेटेड सब पॉइंट्स के थ्रू भी अगर हम कुछ हेल्प लेके उसको इलेबोरेट कर रहे हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर वन पैराग्राफ. ठीक है. पैराग्राफ कैन कंटेन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है, बट दैट विल बी अगेन रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली. डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि उस टॉपिक के बारे में पॉजिटिव, उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव, ये काइंड्स हो गए. तो नेगेटिव भी हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी हम चाहें तो बोल सकते हैं या लिखेंगे हम ऑब्वियसली. तो but it will be related to that. A paragraph could contain a series of brief examples also.
सिंगल इलिस्ट्रेशन, किसी एक इलिस्ट्रेशन मतलब कोई एक एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो उस टॉपिक से, या पहले कभी ब्रीफ कोई स्टोरी हम बता रहे जो पहले कोई एक ब्रीफ रीसेंट पास्ट में स्टोरी हुई हो, रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट, इवेंट, कुछ ऐसा हो जिसके एग्जांपल, जिसके थ्रू हम एज एन एग्जांपल देके उस पर्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से समझा पाए। ऐसा होता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको जैसे हमें उसका मीनिंग समझाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें समझ भी आ गया मीनिंग, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि एक एग्जांपल देके अगर हमें समझ आ जाए या एग्जांपल हमें समझ आ कोई दे दे तो हमें वो टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाता है। पैराग्राफ में भी हम वही करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम सीरीज ऑफ सेंटेंसेस लिख तो रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्पैक्ट, लेटर, उससे पहले का, उसके बाद का क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कंक्लूजन, एवरीथिंग। बट अगर हम उसको इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे सो दैट विल बी more easily understandable for the people who are actually using that paragraph to know about the things। जैसे कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स में हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज हर चाहे वो कोई लेटर हो, चाहे वो कोई ऐसे राइटिंग हो, कुछ भी हो, हम पैराग्राफ में लिखते हैं चीजें, पैराग्राफ्स में लिखते हैं ना चीजें, हर चीज पैराग्राफ में लिखते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ भी ले लेता है, कहीं का 4 पैराग्राफ की भी जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर राइटिंग। बट इफ यू टॉक अबाउट जस्ट अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में ये चीज होनी चाहिए, स्टार्ट इस तरह से होगा, बिगिनिंग में थोड़ा हम उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से जोड़ेंगे, फिर थोड़ा और सेंटेंसेस को जोड़ के सब सब पॉइंट्स उसके कुछ ऐड कर सकते हैं तो जोड़ेंगे, लेकिन पॉइंट्स इन द सेंस कि वो पैराग्राफ में उसमें 1 2 3 पॉइंट्स नंबर में नहीं आएंगे, बुलेट्स में नहीं आएंगे, इट्स ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, सीरीज की तरह से आएगा, एक के बाद एक सेंटेंस आएगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है कि एक के बाद एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, राइट आफ्टर दैट सेकंड सेंटेंस विल बी स्टार्टिंग व्हिच can be related directly to the previous sentence or may not be related directly to the previous sentence but will be related to the topic जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा जा रहा है, ठीक है। अब एक पैराग्राफ की परफेक्ट बॉडी कैसे होगी, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होगा तो वो पैराग्राफ परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट बॉडी पैराग्राफ इज एनी पैराग्राफ इन दी मिडल ऑफ एन एसे, फॉर एग्जांपल हम कोई एसे लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं, कोई मेल लिख रहे हैं, राइट, कुछ भी हम रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं, हमने लास्ट टाइम में पढ़े थे बहुत सारे लेटर्स और उसको भी मैंने आपको बताया कि हम थ्री पैराग्राफ्स यूज कर सकते हैं, पहले पैराग्राफ में हम ये बताएंगे, सेकंड में बताएंगे, थर्ड में बताएंगे, राइट। तो हम कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे वो एक ऐसे हो, पेपर हो, कुछ भी हो, उसमें हम एक पैराग्राफ की बॉडी को कंप्लीट तब समझेंगे जब हम उसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर थोड़ा बहुत और इलेबोरेट होगा उसके बारे में, और फिर बाद में कंक्लूजन भी आएगा। Generally, body paragraphs support the work thesis and shed new light on the main topic. जो हम टॉपिक है मेन, उसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, मेन टॉपिक जिसके बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके बारे में, उसके ऊपर बेसिकली लाइट डालता है कि क्या है वो चीज, है क्या वो चीज, मीनिंग, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे हमको पता चला, पुराने हमने फिगर्स देखे, स्टैटिस्टिक्स देखा, थीसिस देखी, रिपोर्ट्स देखी, क्या रेफर करा हमने, ठीक है, या कोई पुराना इंसिडेंट हमने देखा, कुछ भी हम उठा के देख सकते हैं जिसके बारे में हमें, जिससे कि हमें स्टडी करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन वी आर गैदरिंग एंड वी आर कलेक्टिंग एंड वी आर पुटिंग इन आवर पैराग्राफ, ठीक है। Okay, just give me 1 minute. Okay. So structure, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, 3 पॉइंट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 3-4 पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। Think of an individual paragraph as microcosm of the greater work. Each paragraph has its own miniature introduction, body, and conclusion in the form of sentences. अब देखिए जो मैं बार बार हम जो चीज आ रही है वो ये आ रही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, है ना। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डायरेक्ट मीनिंग पहले ही सेंटेंस में जब हम ओपन कर रहे हैं पैराग्राफ तो उसको उसका दिया, मिनिएचर होता है छोटा, मतलब किसी चीज का छोटा सा हम क्रिएट करें कुछ मिनिएचर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट मिनिएचर इज,
कि किसी भी चीज के बारे में जो बहुत डिटेल में अगर हम पता है हमें, तो उसके बारे में अगर हमें छोटी सी चीज में, छोटे से सेंटेंस में या एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसको मिनिएचर बोलेंगे। सो मिनिएचर इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द बॉडी कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। नाउ एक गुड बॉडी पैराग्राफ बॉडी जो होगी उसमें ये होगा। टॉपिक सेंटेंस हमने कल पढ़ लिया था, सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी, कंक्लूजन, तीन चीजें हमने पढ़ी थी। ट्रांजिशन भी इसमें एक चीज और है। देखिए, देयर आर फ्यू वर्ड्स एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द पैराग्राफ दैट कनेक्ट द बॉडी पैराग्राफ टू अदर्स, क्रिएटिंग अ कोहेरेंट फ्लो थ्रू द एंटायर पीस। ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन जो है बेसिकली वो पूरे पैराग्राफ में यूज होगा, चाहे वो टॉपिक सेंटेंस हो, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो या कंक्लूजन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? अगर हम एक इंग्लिश वर्ड समझ के सिर्फ ट्रांजिशन का मतलब समझें, ट्रांजिशन कि एक चीज से दूसरी चीज में कोई भी चीज कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। देयर आर फ्यू वर्ड्स एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द पैराग्राफ दैट कनेक्ट द बॉडी पार्ट। मतलब एक तरह से ट्रांजिशन आर द कनेक्टर्स, कि एक चीज से आप दूसरी चीज को एक्सप्लेन करने में जब आप नेक्स्ट सेंटेंसेस में जा रहे हैं तो उसको कनेक्ट करें, कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करें, तो चीजों को, पुरानी सेंटेंसेस को न्यू सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड, दोज वर्ड्स बेसिकली आर कॉल्ड ट्रांजिशंस, जिनको हम यूज करते हैं इसमें कभी भी पैराग्राफ में लिखने में भी या कुछ भी चीज लिखने में हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। टॉपिक सेंटेंस है मेन सेंटेंस, almost always have the first sentence introduces to the entire paragraph. What is the entire paragraph is going to be all about, किस चीज के बारे में होने वाला है। पहला सेंटेंस ही जो टॉपिक सेंटेंस है, उसका नाम ही टॉपिक सेंटेंस इसलिए दिया है क्योंकि टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ मिनिएचर वो हमको दे रहा है। उस सेंटेंस से हमको समझ आने वाला है कि आगे वाला पूरा सेंटेंस जो आगे सेंटेंसेस है, ये बॉडी पार्ट है, आगे बॉडी जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में होने वाला है। हमको सब सपोर्टिंग सेंटेंसेस फिर एक्चुअल बॉडी है पूरा, जो कि पहले सेंटेंस के बाद हमने इलेबोरेट करके डालनी है सपोर्टिंग सेंटेंसेस को, जिसमें कि हम और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी तरह से, कोई लॉजिक डाल के, कोई प्रूफ डाल के, कोई प्रीवियस इवेंट डाल के, या और सपोर्टिंग कुछ और इंफॉर्मेशन लेके और एग्जाम्पल्स लेके, और हम उसके बारे में और इलेबोरेट करें सो दैट द रीडर will know more about that topic after the topic sentence. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूजन। कंक्लूजन हो गया बेसिकली छोटा सा समरी कि आपने पूरा क्या लिखा है उसके बारे में पैराग्राफ में, उसका छोटा सा समरी, चाहे वो एक पैराग्राफ में आप सम कर दीजिए उसका, एक सेंटेंस में सम कर दीजिए, या दो सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं कंक्लूजन। नाउ इट कैन बी कंक्लूडेड, या इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और आफ्टर नोइंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव एंड द नेगेटिव साइड ऑफ दिस whatever जो भी हमारा टॉपिक है, we can conclude that or we can summarize that, or the moral of, हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, और the moral of the story is this, अगर कोई स्टोरी टाइप में हमने पैराग्राफ में स्टोरी लिखी है, कुछ ऐसा करा, so we conclusion means that we are summarizing in one sentence or maybe in two sentences, summing up the complete the content of the paragraph, whatever we have used in the topic sentence, in the supporting sentences, or with the examples, recent past studies, researches, सब कुछ हमने एक या दो sentences में cover कर दिया, that is conclusion। और उसमें हम basically अपना आइडिया भी बताते हैं, कंक्लूजन में हमारा क्या ओपिनियन है हम वो भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक कुछ एक ऐसा है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स दिखानी पड़ रही है उस टॉपिक के बारे में, आपने दिखा भी दी पैराग्राफ में, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में लगा दिया, बता दिया कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आर दिस, नेगेटिव पॉइंट्स आर दिस, और या इसका बेनिफिट इज दिस। हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। प्रोस एंड कॉन्स मतलब कि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती ही हैं, चाहे किसी चीज से कम फायदा हो, नुकसान ज्यादा हो, या किसी चीज से फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो, बट ऐसा नहीं है कि एक चीज हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो या एक चीज हर किसी के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी चीज का बेनिफिट तो होता ही है किसी ना किसी को। तो अगर हमारा टॉपिक इस तरीके का है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं, और हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में पैराग्राफ में डाला भी है, तो हम कंक्लूजन में अपना ओपिनियन भी डाल देंगे, समराइज करके हमें दिखा सकते हैं कि ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और आफ्टर रीडिंग और आफ्टर knowing all the positive and the negative sides, or after knowing all the benefits or the pros and cons, the benefits or the losses of this particular topic, we can conclude that it is good for those people
और इट इज बैड फॉर दोज पीपल। या फिर हम अपना एक कंक्लूजन में सपोर्टिंग भी दे सकते हैं कि भाई इसको इस तरह से अगर हम करेंगे सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। If we will take this into if we will consider it into this manner, it will be more beneficial for the people, or if we will control it in this manner, it will be more right। आप समझ रहे हैं? कंक्लूजन में हम समराइज तो कर रहे हैं, अपना ओपिनियन भी डाल सकते हैं कि मेरे हिसाब से दिस इज benefited for these kind of people, or for that, or for this is what it is। okay, so शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं पूछूं तो ये समझ आ गया ना कि ये ट्रांजिशन क्या है, शॉर्ट में सेंटेंसेस क्या हैं, टॉपिक सेंटेंसेस क्या हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, इन्हीं चीज को ऑथर इलैबोरेट करके बताया हुआ है। ट्रांजिशन क्या है, रादर देन ओपनिंग द पैराग्राफ विद एन अब्रप्ट चेंज ऑफ टॉपिक वी कैन यूज सिंपल, इवन जेनरिक। मतलब जेनरिक का मतलब जनरल, जो सारे लोगों को समझ आए वो हम टर्म्स यूज करें। ऐसा बहुत डिफिकल्ट टर्म ना यूज करें ट्रांजिशंस में जिससे भी लोगों को पढ़ के समझने में मुश्किल हो। ऑल्दो आप लोगों को मेरी स्क्रीन अभी तक नहीं दिख रही थी क्या? I hope you guys are able to see my screen. Yes, ma'am. दिख रही है। पहले भी दिख रही थी ना अभी? I just got a notice कि now you guys can see my screen. Although I've shared it from the beginning of the lecture. ठीक है, so the points of transition is to be removed any distractions while moving from one paragraph to the next. They don't need to be complicated. जैसे कि however, on the other hand, ये सारे phrases हैं जो हम use करते हैं। On the other hand, जैसे कि आपने एक चीज बोली कि ये ऐसा होता है, on the other hand यानी कि दूसरी तरह से ये चीज इस तरह से होती है। however का मतलब जब हम किसी एक सेंटेंस में however यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके बजाय ऐसा भी होता है। जैसे कि however हम किस तरह से यूज करेंगे एक सेंटेंस में, मैं आपको उस करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर हमें ये बोलना है कि I am a very good student, however I did not score well। मैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को एक सेंटेंस में मर्ज करके या कनेक्ट करना चाह रही है। एक तरह से ट्रांजिशंस क्या है, कनेक्टर्स। मैंने आपको भी बताया ना, कनेक्टर्स है मतलब वो। ऑन दी अदर हैंड भी हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे बोलते हैं कि एक तरफ तो हम इस तरह की बात करते हैं, पीपल आर डाइंग, ऑन दी अदर हैंड वी आर आल्सो ट्राइंग दैट वी शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज और फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस इशू, whatever we have, right? On the other hand हम इस तरह से यूज करते हैं। however भी इस तरह से यूज हुआ कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस। मैंने बोला कि आई एम वेरी गुड स्टूडेंट, however I did not score well, है ना, कि मैं बहुत एक अच्छी स्टूडेंट हूँ। अब अच्छी स्टूडेंट हूँ तो भाई स्कोर भी अच्छा करना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। however एक ऐसा कनेक्टर है, एक ऐसा ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। पहले वाला सेंटेंस जिस चीज के बारे में होगा उसको अगर हम कनेक्ट करके देखें तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा या उसके बाद वाला जो जो यू कैन से पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो कहीं ना कहीं पहले वाले में थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। वहां पे हम however यूज करते हैं। however इसकी बजाय ऐसा हुआ, जो हिंदी में बोलते हैं ना, ये तो इतना अच्छा बच्चा था फिर भी फेल हो गया, इसकी बजाय भी फेल हो गया, मतलब अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल। सो इंग्लिश में हम however वहां पे यूज करते हैं जहाँ पर कि एक चीज कोई पॉजिटिव हो रही है और उसके बाद वाला सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम नेगेटिव यूज करने वाले हैं, या पहला कुछ नेगेटिव था बाद में हम पॉजिटिव यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये तो बहुत नालायक था, he was not a very good student, he was not a very bright student, however he scored well in the exam। ठीक है, कि अच्छा नहीं होते हुए भी ही स्कोर्ड वेल। तो हाउएवर हमने कहाँ यूज किया, इस तरह ये ट्रांजिशंस होते हैं। तो पैराग्राफ में भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं जनरली जहां पर भी जरूरत पड़े, चाहे वो टॉपिक सेंटेंस में जरूरत पड़े, चाहे वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस में जरूरत पड़े, या इवन कंक्लूजन या समरी में भी जरूरत पड़े हमको, तो हम करेंगे। टॉपिक सेंटेंस हमको समझ आ गया क्लियरली कि क्या है, एक लाइन, एक सेंटेंस, दैट सेंटेंस which will start our paragraph and which will directly be about the topic। क्योंकि टॉपिक सेंटेंस है तो टॉपिक के बारे में होगा, और उससे हमें क्लियरली पता चलने वाला है कि आगे आने वाले पॉइंट्स जो होंगे या सेंटेंसेस जो होंगे, नॉट पॉइंट्स, सेंटेंसेस जो होंगे पैराग्राफ में, वो किस चीज के बारे में होंगे, ये हमें टॉपिक सेंटेंस से क्लियरली पता चल जाएगा।
जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई नोट पढ़ रहे हैं, तो उसके हमें टॉपिक से समझ में आ जाता है ना कि क्या होने वाला है इसके बारे में। सबसे पहले आप कुछ भी किया करिए, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का, अगर वो थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर आपको लिखना है, तो आप टॉपिक का क्या नाम है, क्या वर्ड है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश किया करिए, नॉर्मली अपनी जनरल लैंग्वेज में भी। उसका टेक्निकल क्या मीनिंग होगा वो अलग बात है, बट समहाउ जो उस पर्टिकुलर वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग होगा, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में जानते हैं, समहाउ उसका मीनिंग उससे रिलेटेड होगा ही होगा। किसी भी चीज का नाम जो रखा जाता है वो उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड होता ही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला वर्ड हम जनरली सारे टॉपिक्स में ये होता है ना कि दिस पर्टिकुलर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, ये लैटिन वर्ड उससे, ग्रीक वर्ड उससे, या उस वर्ड लैंग्वेज से उठाया गया जिसका मतलब ये होता है। ऐसे करके हम पढ़ते हैं ना हर बार टॉपिक, तो पहली ही चीज से हमको समझ आ गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक हमको बताता है, दैट इज टॉपिक सेंटेंस बेसिकली। ठीक है। So if you are using different paragraphs, there will be more topic sentences because each paragraph will have first sentence would be topic sentence. सपोर्टिंग सेंटेंसेस इस तरह से मैं बोल दी। राइटर्स देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर मैं पूछूं कि सबसे आप किसको बेस्ट राइटर मानते हैं, जिसको हम अपना एक आइडल समझ सकते हैं, दैट ही वाज द बेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले नाम आता है शेक्सपियर का। ही हैज रिटन सो मेनी नॉवेल्स, सो मेनी पोम्स, सो मेनी फिक्शन, अदर स्टोरीज, एनीथिंग, किताबों की किताबें लिखी हुई हैं शेक्सपियर ने, एंड ही used to use very difficult English. He was the master of English. Shakespeare was the master of English. So his, even understanding his language, his written documents, if you will see or you will go through, you will not be able to understand at the first go कि वो पूरा poem में क्या कहना चाहता है या क्या सोच के उसने वो लिखा. And there you will find so many words in his content which you will not know or you have not heard in your general or रियल लाइफ की क्या उनका मीनिंग है. उन वर्ड्स का मीनिंग हमको मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी ऑब्वियसली यूज करना, रेफर करना ही पड़ेगा. एंड यू विल आल्सो फाइंड सर्टेन वर्ड्स इन शेक्सपियर्स कंटेंट, व्हाटएवर ही हैज रिटन इन हिज बुक्स और पोएम्स व्हाटएवर, वो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश उसमें है ही नहीं है, एंड यू मे नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ देम इन इंग्लिश डिक्शनरी इवन. और उसने वो वर्ड्स अपने आप ही ऐसे ही स्लैंग वर्ड्स जैसे कुछ होते हैं कि मे बी रिदम बनाने के लिए अपनी पोएम में वो यूज कर लिया वर्ड, उसका कोई मीनिंग, वो उसका उस वर्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में एज सच, बट ही हैज यूज्ड दोज वर्ड्स. जैसे दाई हो गया, बहुत सारी जगह पर दी वर्ड हो गया. दी वर्ड का जनरली कोई मीनिंग नहीं होता, बट वी यूज इट फॉर एट द पॉइंट, एट दैट पॉइंट इन दी स्टोरी, एट दैट पॉइंट इन स्टोरी भी अगर आप लिखेंगे तो दी वर्ड का कोई यहाँ पर मीनिंग कहीं पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो शेक्सपियर ने खुद ही जनरेट करके अपने उसमें यूज करे हैं. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज वर्ड्स हैव गॉट नो रेलेवेंस और नो इम्पैक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू राइट. तो जनरली शेक्सपियर का हर जगह नाम आ ही जाता है whenever we are रीडिंग और लर्निंग एनीथिंग इन इंग्लिश. तो अगर हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं कुछ भी, सो वी हैव टू नो हु शेक्सपियर वाज एंड व्हाट ऑल वाज हिज क्रिएशंस, क्या क्या उसने लिखा, क्या किस तरह से वो क्या करता था एंड ऑल दैट. सो दे वर लाइक एक्सपर्ट्स, वन और टू मोर एक्सपर्ट्स आफ्टर शेक्सपियर, बट ही इज टू बी नोन एज द, you can say, the expert of English, the one of the experts of English. कौन क्या लिख रहा है चैट में? संदीप अभी भी नहीं आ रही बेटा आवाज आपको? इज इट क्लियर नाउ? संदीप कैन यू हियर मी नाउ? Give me 1 minute. Let me click your attendance. Class might get over in 8 minutes.
Okay, so this was all about the parts of the paragraph writing or parts of a paragraph कि उसकी body में क्या क्या रहेगा, beginning कैसे होगा, middle में क्या रहेगा, end में क्या रहेगा. And these are also instructions जो हमारे syllabus में तो as such नहीं है, how to start a body paragraph and और 2-3 points इसके नीचे हैं, how to end a body paragraph and how to write a body paragraph. How to write a body paragraph of course है हमारे syllabus में. एंड बिगिनिंग इतना डिटेल में अगर हम जाएंगे, आई डोंट थिंक ये टॉपिक उतना ज़्यादा लॉन्ग उसमें आने वाला है आंसर में, तो उतना कंटेंट नहीं हो जितना हमने पढ़ लिया. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस टू राइट एनी लॉन्ग आंसर ऑल्सो. बट इफ यू वांट टू गो थ्रू और ज़्यादा अपनी नॉलेज को आपको एनहेंस करना है तो इसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ की बॉडी पैराग्राफ को हम स्टार्ट कैसे करें, क्या सेंटेंस यूज करें, फर्स्ट सेंटेंस किस तरह से होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है. ठीक है, इस पहले सेंटेंस को हम प्रोग्राम पैराग्राफ लीडर भी कहते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक. ठीक है, हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराग्राफ लीडर यू कैन से. और एंड हम कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो दैट. एंड जैसे कि हमने समरी या कंक्लूजन से मैंने बोला कि कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारी बॉडी पैराग्राफ में होगा जिसका एक अच्छा वेटेज होगा. होल्ड्स एक्स्ट्रा वेट का मतलब इसका एक अच्छा वेटेज होगा. क्यों? क्योंकि वो हमको एंड पॉइंट पढ़ते वक्त हमको बता रहा है कि जो राइटर है जिसने पैराग्राफ लिखा है उसका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के बारे में, वेदर ही थिंक्स दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज गुड और ही थिंक्स दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गुड, या उसका क्या ओपिनियन है, पॉजिटिव है उस चीज़ के बारे में, नेगेटिव है. जैसे सपोज कोई टॉपिक है, आपको पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोला जाता है कि आपके लिए आप यू स्पीक ऑन और यू राइट अ पैराग्राफ ऑन योर व्यूज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. अब आप उसमें सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, सारी पार्टीज के बारे में लिख सकते हैं, मगर कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, विच पार्टी यू एक्चुअली सपोर्ट और विच पॉलिटिकल पार्टी यू थिंक एज पर यू इज द बेस्ट. आप फोर्थ कंक्लूडिंग सेंटेंस में लिखोगे. Although we have studied or we have understood in the paragraph about that all the parties have done a lot in their working period or whatever, but in my opinion the best is political parties best. Maybe इस तरह से हम एक पैराग्राफ को एंड कर सकते हैं. अगर हम किसी पॉलिटिकल व्यूज या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी हमें टॉपिक मिल गया, पॉलिटिक्स ही सपोज एक टॉपिक है हमारा, so then what will you write? You start with the politics के क्या मीनिंग होता है, what it does, कौन कौन सी पार्टीज है हमारी कंट्री में और कंट्रीज में क्या क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, कंट्री डेमोक्रेटिक है, सबके पास राइट है वोट करने का, एंड देयर आर सो दीज टू बिगर पार्टीज, थर्ड बिगर पार्टी इज दिस, यू नो, दिस वे. सो पैराग्राफ में हमने सब कुछ उसके बारे में डाल दिया. फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा लीडर सेंटेंस हो गया जिसके बारे में हमने डायरेक्ट मीनिंग बता दिया टॉपिक का. देन सपोर्टिंग सेंटेंस में हमने अपने और सारे ओपिनियन बता दिए, ये टाइप्स हैं पार्टीज के, इतने नंबर ऑफ पार्टीज हैं, ये उन्होंने अच्छा करा, ये उसने बुरा करा. और समरी में हमने अपना एक बता दिया कंक्लूडिंग सेंटेंस में कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस पॉइंट्स अबाउट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट आई would find this particular political party the best for the country or best for the upcoming years or best for the next 5 years, next 10 years, whatever जो भी हम लिखना चाहते हैं. क्लियर है? बॉडी पैराग्राफ को हम लिखेंगे किस तरह से, बॉडी पैराग्राफ या पार्ट ऑफ पैराग्राफ जितने भी हैं उसको हम किस तरह से लिखेंगे, हाउ टू राइट इज व्हाट वी विल कंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि क्या कैसे हम लिखेंगे. फर्स्ट इट इज अगेन वन एंड द सेम थिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है कि पहले हम डबल चेक वी हैव टू मेक इट व्हाटएवर द टॉपिक सेंटेंस वी आर यूजिंग that is going to give us the direct meaning of the topic, direct understanding about the topic. Then supporting sentences we can bring as per our knowledge. जितना हमें पता है हम उतना ही लिखेंगे. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हमको पता है जो भी हम कुछ डाल रहे हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस में वो इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली, चाहे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो या ना हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, मगर रिलेशनशिप जरूर हो उस टॉपिक से, तभी हम पैराग्राफ में डालेंगे. वरना वो पॉइंट अगर हम डाल रहे हैं और आपको सबको बताया गया कि यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ अबाउट दिस. So basically
इफ इट इज इनडायरेक्ट तो आपको स्कोर नहीं आप करोगे बेटा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन गेट अ पैराग्राफ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यू राइट अ पैराग्राफ ऑन दैट, क्योंकि बेसिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग है हमारा सिलेबस, तो उसमें हमें क्या क्या इंश्योर करना है, क्या टाइप्स हैं, यही सब आना चाहिए। एक पैराग्राफ लिखने में मुश्किल ही आएगा, बट सपोजिटली अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन कि राइट अ पैराग्राफ ऑन पॉलिटिक्स, राइट अ पैराग्राफ ऑन whatever, you write a paragraph about yourself, कोई भी टॉपिक दे दिया, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है ना, बट अगर आ गया तो आपको पता होगा कि कैसे लिखना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया कि एक पैराग्राफ में क्या क्या, उसके पैराग्राफ बॉडी क्या है, कि पहले आपको किस तरह से लिखना है, टॉपिक ऊपर नाम आपने हाईलाइट करके लिख दिया, फिर उसके बारे में पहला सेंटेंस हमें टॉपिक सेंटेंस बनाना है, तो टॉपिक के बारे में डायरेक्ट मीनिंग लिखना है, फिर हमें 5, 6, 10, 20 जो भी हमारे मार्क्स का क्वेश्चन है इतने मार्क्स का, उसके हिसाब से हम सीरीज ऑफ सेंटेंसेस को ऐड करेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज के हिसाब से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग अपना एक ओपिनियन देते हुए समराइज कर देंगे उसको या कंक्लूड कर देंगे टॉपिक को। दिस इज हाउ वी राइट अ बॉडी पैराग्राफ। इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके किया है, इसको राइटिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा मिला हुआ है to write about this particular topic. If you get long answer, short answer, both the ways you have the note, you have to लिख चुके हैं, कल प्लीज दिया है मैंने। This is all from my end for paragraph writing. So project writing, paragraph writing, project report writing, तीन मेजर टॉपिक भी है कवर्ड इन फर्स्ट सिलेबस अभी तक। किसी को कुछ भी इसमें इशू, किसी को किसी भी चीज में अदरवाइज इशू, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। वी हैव गॉट 1 मिनट, तो किसी का कुछ भी क्वेश्चन है मुझे बताइए अगर आप पूछना चाहते हैं तो। We can wind it up and we can end the class. Next topic for our syllabus would be paper writing and voice modulation. These are more or less related topic. वॉइस मॉड्यूलेशन से शायद मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आप पहले समझ लेंगे तो पेपर रीडिंग को अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। पेपर रीडिंग मैं पहले पढ़ा दूंगी, वॉइस मॉड्यूलेशन बाद में, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहेगा, आपको समझ शायद कम आएगा। तो सबसे पहले वॉइस मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, फिर हम पेपर रीडिंग पढ़ेंगे। बट सिलेबस में हमारे पास पेपर रीडिंग पहले। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? आई थिंक सबको फिर सब कुछ क्लियर है। ठीक है देन, गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am.